हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है हमारा रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग साइंस एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों इसका हमारा उद्देश्य है कि आप जो प्रीवियस अभी पढ़े हो उसको क्वेश्चन वाइज, जो इसमें टेस्ट पेपर दिए हुए हैं 35, उन सभी टेस्ट पेपर को, उनके क्वेश्चन को आपके साथ एनालिसिस करें, ताकि आपका वो रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो और आप अच्छा कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है वो आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो आप जितनी बार किसी चीज़ का रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर आपका होगा। तो दोस्तों हमारा जो इससे पहले वाला वीडियो था, जिसमें हमने हमारे सौरमंडल के बारे में चर्चा किया था, किस प्रकार से ये किसने बताया, कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य के चारों ओर जो है सारे ग्रह घूम रहे हैं। तो और उसके बाद कितने ग्रह हैं, कौन नज़दीक है, उसके उपग्रह, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया था इससे पहले वाले वीडियो में। यदि अभी तक आपने उन सारे वीडियो को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ठीक है, आपको एक बार बता दिया गया, आप उन सारे नियम कानून को पालन करते रहें। वो नियम कानून क्या है कि आपको डेली, चाहे क्लास चले या ना चले, आपको ईमानदारी के साथ 2-2.5 महीने करो या मरो के रूप में उसी चीज़ को प्रॉपर फॉलो करते रहें। ठीक है, बार बार तो वही चीज़ बताया नहीं जाएगा, तो आप उसको फॉलो करते रहें, उसको रोकना नहीं है आपको। ठीक है, अब करना क्या है आपको उसमें कि जो आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है, उसका 3-3 साल का जो है डेली आप देखेंगे। साथ ही ये मैं एनालिसिस करवा ही रहा हूँ। इसके बाद मॉडल सेट दिया हुआ है पीछे, उसका 6 डेली आपको रीडिंग करना है। तो डेली का ही काम है, इसको आपको रोकना नहीं है। इसके अलावा आप और जो नित्य एग्जाम पॉइंटर पे क्लासेस चल रही हैं, आपकी बायो की लगभग कंप्लीट हो गई है और केमिस्ट्री भी पूरी कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिजिक्स वाली भी कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा आपकी सारी क्लासेस चलती रहेंगी, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी पढ़ाई जाएगी, वहाँ क्लास वाइज पढ़ाई जाएगी, यहाँ टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पर्यावरण, हमारा सौरमंडल हो गया था पर्यावरण, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरण पे। तो आप सबसे पहले जान लो कि पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं और पर्यावरण किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण से समझ में ही आ रहा, परिधन आवरण, परिधन आवरण हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है, हमारे चारों जो कुछ भी दिखाई देता है, ये क्या है, पर्यावरण होता है। ठीक है, ये जो पर्यावरण है ये 2 घटकों से मिला है। एक होता है जैविक घटक, जैविक या इसको बोलते हैं जैव भी, और दूसरा है अजैविक घटक। अब जैविक अजैविक क्या है, जिसमें जीवन है वो जैविक घटक हो गया, जिसमें जीवन है वो जैविक घटक, और जिसमें जीवन नहीं है वो क्या हो गया, अजैविक घटक। जैसे जल, जल क्या है, जैविक घटक है, तो आप बोलोगे नहीं जल अजैविक घटक है। ठीक है, खनिज क्या है, अजैविक घटक है। लेकिन पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, जीव, मनुष्य, ये सब क्या है, ये सब जैविक घटक हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े सब, मतलब जिसमें जीवन हो जैविक घटक। ओके, ये तो हमारे जो पर्यावरण है वो जैविक और अजैविक 2 घटकों से मिलकर बना हुआ है। इस पर्यावरण में कई मंडल दिखाई पड़ते हैं, जैसे जलमंडल, हाँ जलमंडल, जहाँ जहाँ जीवन है उस हिसाब से जलमंडल, जल में भी बहुत सारे जीव रहते हैं। स्थल मंडल, स्थल पे बहुत सारे जीव रहते हैं, जैसे हम लोग, मनुष्य, ठीक है, जानवर, ये सब स्थल मंडल। उसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल आप जान रहे होंगे, जिसमें गैसेज हैं, हवा है ना, तो ये वायुमंडल, तीसरा मंडल आपका वायुमंडल हो गया। तो जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इन 3 मंडलों पर विशेषकर आपको चर्चा करनी है। अब ये जो हमारा वायुमंडल होता है, वायुमंडल, वायुमंडल, इसी मंडलों में से वायुमंडल की जब हम बात करते हैं तो वायुमंडल कई परतों में बटा हुआ है। आपको मैंने बताया था वो कौन कौन सी परतें हैं। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, आपको आकाश देखना, तो क्या होगे, मान लो आपके कुछ रिश्तेदार, घर परिवार, मम्मी पापा घर में बैठे हैं, तो आप क्या करोगे, यदि आपको बाहर आकाश देखना, तो आप यही तो कहोगे, बाहर आया, बाहर आया मैं सबको छोड़कर, बाहर आया मैं सबको छोड़कर। ये आपको ट्रिक मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। बाहर, बाहर से या क्या हो गया, वायुमंडल, सबसे ऊपरी, मतलब ये यदि सूर्य की किरणें आ रही तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा। ठीक है,
आ से आयन मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल मिलेगा। फिर मैं, मा से आया मैं, सबको, सा से क्या हो गया समताप मंडल, आयन मंडल के बाद क्या मिलेगा समताप मंडल, और छा से छोड़कर मतलब क्षोभ मंडल। तो यदि नीचे से जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपका क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वाह्य मंडल। ये इतने मंडल आपको मिले, 4 परतें आपको मिली। इसी जो समताप मंडल आयन मंडल है, इसी में मेजोथर्म और इस तरीके से भी मिलते हैं। इसको अंग्रेजी में, ये तो हिंदी वाला हो गया वाह्य मंडल, बाहर आया मैं सबको छोड़कर। तो जो मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इसी नीचे वाले मंडल में होती, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, मौसमी घटनाएं, कोहरा, बादल बनना, बारिश, इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। समताप मंडल में टेम्परेचर नियत रहता, समताप से नाम से ही पता चला समताप। ओके, तो यहाँ से आपका जितनी भी वायुयान वगैरह उड़ते हैं इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। इसी समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन की लेयर, ओजोन गैसें पाई जाती हैं जो हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं। तो यदि प्रश्न आ जाता है कि परावैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती हैं, तो ओजोन करती है। कौन करती है? ओजोन करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आयन मंडल जितने भी ये रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जिससे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन ये सब चल रहा है, ये उपग्रह वगैरह जो प्रक्षेपित किए जाते हैं इसी आयन मंडल में ही किए जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जान गए। अब यदि हम क्षोभ मंडल देख रहे हैं, वायुमंडल देख रहे हैं, नाम से पता वायुमंडल, वायुमंडल में वायु होती है और ये वायु क्या होती है? गैसों का मिश्रण होती है जिसमें ढेर सारी गैसेज होती हैं, जिसमें सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे खाते हैं। मतलब पेड़ पौधों का भोजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं और क्या निकालते हैं? O2, ऑक्सीजन निकालते हैं। जो पेड़ पौधे हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। तो ये भी आ गया, ये जो क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन उत्सर्जित करना, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जा चुका है, सुरेश्वर सर ने भी पढ़ाया था। आगे जब हमें मिलेगा बायो में तो वहाँ भी मैं भी बताऊँगा। ठीक है, तो आपको जानना क्या है कि ये जो वायु है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। ऐसे भी पूछता, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। किन किन गैसों का? ढेर सारी गैसेज होती हैं। बोला सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो 78% नाइट्रोजन है। अच्छा, लेकिन यदि बोले पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। और ब्रह्मांड में पूछे, ब्रह्मांड मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, इसमें कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? वो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो आपका यहाँ पहला जो आपका प्रश्न है, देखिए वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है और 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ओके, पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल, पृथ्वी के करीब, ये पृथ्वी है, सबसे नीचे जो मंडल होगा वही तो करीब होगा। तो बाहर आया मैं सबको छोड़कर छाया ना, क्षोभ मंडल। अच्छा, अंग्रेजी में इसको याद करना हो तो कैसे करोगे? EIMOST, ई मोस्ट। ई से ई मोस्ट, ये ऊपर वाला से आते हैं, जैसे वाह्य मंडल ना, तो ई से एक्सोस्फीयर, आई से आयनोस्फीयर, एम से मेजोस्फीयर, ओ से ओजोनोस्फीयर, एस से स्ट्रेटोस्फीयर, टी से ट्रोपोस्फीयर। तो जो ट्रोपोस्फीयर है इसी को क्षोभ मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ और हो सकता है आए भी आपके एग्जाम में। ट्रोपोस्फीयर इसी को बोलते हैं क्षोभ मंडल हिंदी में। स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेट मतलब सीधा ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। स्ट्रेटो मतलब, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधा मतलब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन मतलब समताप, मतलब समान ताप रहे। तो समताप मंडल किसको बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर को। ओ से ओजोनोस्फीयर, ये दोनों एक ही पार्ट है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर होती है, ओजोन गैस होती है ऊपर, उसी को ओजोनोस्फीयर बोल रहे हैं। और एम से मेजोस्फीयर या आयनोस्फीयर, इसी आयनोस्फीयर का ये पार्ट होता है मेजोस्फीयर। ठीक है,
और ई से एक्सोस्फीयर मतलब वायुमंडल। तो ये अंग्रेजी में भी ऐसे याद रखना है। ओके, अब आपका प्रश्न क्या हो गया कि मौसमी पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन सा है, तो ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल सबसे नज़दीक है। और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल आपको दिखते हैं, बारिश, कोहरा, तूफान, ये सब आता है, ये कहाँ आता है, क्षोभ मंडल में ही आता है। ओके, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई की वृद्धि क्या होती है, आप बताओ। जो गैसेज होती हैं, ये किसी चीज़ को आप गर्म करो, किसी चीज़ को आप गर्म करोगे, जैसे है पानी, पानी को यदि आप गर्म करो तो पानी क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है कि नहीं, हाँ उड़ जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी स्पीड और ये ज़्यादा दूरी तक, एनर्जी इसके पास ज़्यादा आ जाएगी, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो ऐसे ही गर्मियों में टेम्परेचर जब अधिक हो जाता है तो ये गैसेज भी क्या होती हैं, टेम्परेचर अधिक होने से वो उनको ऊर्जा मिलती है उस ताप से, गर्मी, और उससे ये खूब ऊपर उठती चली जाती हैं। तो जब ऊपर और उठेंगी हल्की होकर के, गर्म करने पे हल्की होकर के गैस के रूप में ऊपर उठती हैं, तो जाहिर सी बात है मोटाई क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु में इनकी बढ़ जाएगी। क्योंकि जो अभी ऐसे अभी कभी कभी आप देखते होंगे कि जब कोहरा पड़ता है तो कोहरे में पानी की बूंदें आप ऐसे हाथ करो तो आपके चेहरे पे या चेहरे पे आपके पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती। कोहरे में क्या होता है कि पानी का जो जल होता है, टेम्परेचर ठंडी होती है, टेम्परेचर तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होने की वजह से ये सारी क्या होती हैं, गैसियस अवस्था से द्रव अवस्था में आने लगती हैं, वो धरातल के बहुत नज़दीक आ जाती है, वही कोहरे के रूप में हो जाती हैं। ठीक है, या आपने ओस देखा होगा कि सुबह आप जब सो के जगे तो आपका पूरा बिस्तर गीला है, या देखते हैं तो कोई भी सामान, पेड़ पौधे, वहाँ ये गीला रहता है, तो ओस होता है। तो जल जितना कोई चीज़ भारी रहेगा वो नीचे आएगी, और जितना अधिक गैसियस अवस्था में रहेगा वो उतनी ही ऊपर उठेंगी। तो ग्रीष्म ऋतु में गैसें गर्म होकर के और ऊपर उठती हैं, तो जितनी अधिक ऊपर उठेंगी, और जो मैंने बताया मौसमी घटनाएं कहाँ होती, क्षोभ मंडल में, तो यही गैसें जब ऊपर उठती हैं तो वहाँ क्या बन जाता है, फिर वो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही पूछा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है, कब होती है, तो ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की, अब आप सोचते होंगे कि यदि हम ऊपर जाएंगे तो सूर्य के जैसे जैसे नज़दीक पहुंचेंगे तब तो ये टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी से यहाँ टकराने के बाद जो ताप होता है ये वापस लौटता है, इसको विकिरण बोलते हैं। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाता है, अब बताओ यहाँ वाला ज़्यादा गर्म होगा कि ऊपर वाला, भाई ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ठंडा होता जाएगा, तो इसके टेम्परेचर में ये कमी होती जाती है क्षोभ मंडल में। तो वही कमी कितनी होती है यही बताना। तो जब हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। कहने का मतलब यदि आपके धरातल पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 165 मीटर ऊपर जाओगे तो वहाँ 29 डिग्री टेम्परेचर बचेगा। 165 और चले गए तो फिर 28 डिग्री टेम्परेचर बचेगा। इस तरीके से टेम्परेचर में कमी होती जाती है। तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। क्षोभ मंडल में अब बताओ 165 1000 मीटर, इसको 16 छक्का 96, 6 के करीब आ रहा है कि नहीं। 165 को देखो 16 छक्का 96, 6 बार के करीब आ रहा है, तो कितना कम होगा। तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वही कितना हो गया 6.4 डिग्री सेल्सियस, ये कमी होगी। ओके, अब बात आती है कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज की बात हम जब करेंगे तो यही चीज़ जो ये पृथ्वी से टकराती हैं फिर ये ऊपर जाती हैं। ठीक है, यदि ये वायुमंडल ना होता, ये वायुमंडल की जो गैसेज ये हैं ये इसको एकदम पूरा परावर्तित होने से रोकती हैं। तो जब ये रोकती हैं, पूरा परावर्तित होने नहीं देती हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ बचा रह जाता है, तो जिससे हमारे जो आसपास का एरिया उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। थोड़ा बहुत क्या रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, गर्मी रहती है थोड़ी सी। लेकिन यही यदि वायुमंडल ना होता तो टकरा के सीधे वापस चली जाती, तो वापस चली जाती, यहाँ कोई टेम्परेचर ही नहीं बचेगा। तो फिर इसका टेम्परेचर यहाँ आया और यहाँ टकरा के वापस चला गया, कोई ऊर्जा बची ही नहीं है, तो ये क्या हो जाता, फिर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता। तो अभी प्रश्न भी आया था पीसीएस में, तो कितना डिग्री सेल्सियस कम हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस, मतलब निगेटिव में बर्फ बन जाता। ठीक है, यदि ये वायुमंडल ना होता तो हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना हो जाता, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता घट के। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इसको जो रोकती हैं इसी को ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस। तो ऐसे जब जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर जहाँ कम होता है,
वहाँ पे फसलों के उत्पादन के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं कांच के, और यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं। और ये कांच क्या करता है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको इसके अंदर तो आने देता है, और लेकिन इसको परावर्तित होने नहीं देता है। तो जब आ तो गया यहाँ पे टेम्परेचर, वापस नहीं जा रहा, तो यहाँ क्या होगा, गर्मी बनी रहेगी। तो गर्मी बनी रहेगी, टेम्परेचर फसल के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब गर्मी बनी रहेगी तो यहाँ पे फसल उत्पादन होगा। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। देखो एक घर बनाया जाता है ना कांच का। तो सेम ऐसे हमारे वायुमंडल का भी है, जो गैसेज होती हैं वायुमंडल की, ये ग्रीन हाउस के रूप में काम करती हैं। लेकिन जब यही गैसेज ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा गैसेज यदि हो जाएंगी ग्रीन हाउस की, तो क्या होगा, यही तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके टेम्परेचर को नहीं जाने देंगी वापस। तो जब ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं जाने देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आजकल आप देख रहे हो, क्या देखने को मिल रहा है कि आजकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जा रहा है। क्यों, आई टकरा के जो वापस जानी चाहिए थी गैसें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे कट रहे हैं। पेड़ पौधे कटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उत्सर्जित कर रहे हैं, इसको खाने वाले पेड़ पौधे कम हैं। तो जब कम है तो ये गैसेज कहाँ रहेंगी, पेड़ पौधे खाएंगे नहीं, तो वायुमंडल में ही कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। और ये गैसेज क्या करती हैं, टेम्परेचर को परावर्तित होने से रोकती हैं। तो जब टेम्परेचर वापस जाएगा ही नहीं, तो सारा टेम्परेचर हमारी धरती के आसपास ही रहेगा, तो जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वार्मिंग गर्मी से संबंधित है ना, तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। तो जो ये गैसेज होती, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी इनको रोकती हैं। तो इन्हीं को ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाले तत्व भी या कारक भी कहा जाता है। अभी आगे मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज है, AC है, इसमें पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या करता है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग को करता ही करता है, साथ ही जो समताप मंडल में ओजोन गैस है O3, इसको भी ये क्या करता है, क्षरित करता है। तो जब ओजोन रहेगा ही नहीं, तो यहाँ से सूर्य की परावैंगनिक किरणें यहाँ से भी वापस जाती हैं टकरा के। तो परावैंगनिक जब ओजोन ही नहीं रहेगा, कम रहेगा, तो कुछ परावैंगनिक किरणें यहाँ पे पृथ्वी पर पहुँच जाएंगी, तो जिससे त्वचा कैंसर होता है। परावैंगनिक किरणों से त्वचा कैंसर और बहुत ज़्यादा जलन, एकदम तीक्ष्ण लगती हैं कि धूप में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप समझ गए होंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें जलवाष्प वगैरह भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करते हैं, ठीक है। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, आर्द्रता। आपको मैंने बताया था कि जो आपको ये पंखा चलाते हो आप, तो कभी कभी गर्म वायु आती है, गर्म पंखा जो है गर्म हवा फेंकता है, कभी कभी ठंडा। तो ये आर्द्रता पे ही डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे। यदि वायुमंडल में ये जो जल है, गर्मी, दिन में जब गर्मी होती है तो जलवाष्प जो है, जल के कण, ये गर्म होकर के गैस बन जाते हैं। आप जानते हो कि इसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो गैस के रूप में कन्वर्ट होकर वायु के साथ में रहती हैं। तो इसी को ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बोलते हैं। इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर। जैसे गा आया था ना, आपको बताया था, हाइड्रो 2 वर्ड मिलेंगे, हाइड्रोड्रा और हाइग्रो। तो हाइग्रो, गा से गैस होता ना, गा से गैस, तो हाइग्रो मतलब गैस। गैस में जो वायु होती है उसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, मतलब आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और ड्रा से मतलब द्रव, जो द्रव का आपेक्षिक घनत्व है उसको हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा समझिएगा। तो वही है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता, और इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। देखिए हाइग्रोमीटर लिखा है। पृथ्वी पर जितनी भी जल है, पहले बात तो पृथ्वी जितनी बड़ी है उसके 71%, 1/3 भाग पर, 2/3 भाग पर क्या है, 2/3 से अधिक भाग पर क्या है, जल है। बाकी सब क्या है, 29% भाग पे धरातल है। तो इस 71% भाग में से केवल 2.5% जल जो है, 2.5% भाग ही पीने योग्य होता है, ठीक है। तो आपका जो मतलब स्वच्छ जल जिसको बोलते हैं, तो भूमंडल पर जल कितना है, 71% भाग,
और स्वच्छ जल कितना है 2.5%। वातावरण और जीवमंडल के बीच का जो संबंध है वो क्या कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जो यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं इस पर्यावरण के साथ में जो इनका रिलेशन है, जैसे पेड़ पौधों को यदि काट दिया जाए तो क्या होगा, हमें ना ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ना ठीक से वर्षा होगी, मिट्टी भी कट जाएगी ना, मृदा का क्षय होगा, उसके बाद जो है ना फल फूल मिलेंगे। तो देखो कहीं ना कहीं हमारा जीवन हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे इंटरकनेक्ट है, जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं रिलेशन को ही बोलते हैं पारिस्थितिकी, या अंग्रेजी में बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं इकोलॉजी। और इसकी खोज इसको दिया था अर्नेस्ट हेकले ने, इकोलॉजी का दिया था अर्नेस्ट हेकले। और पारिस्थितिकी, और इसी को पारिस्थितिकी तंत्र जब कहते हैं, ये जो सिस्टम है पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, इसको किया था एजी टांसले ने, एजी टांसले ने। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है, एजी टांसले, एजी टांसले। ये एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम दिया था और इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हेकले ने। ओके, ये सारी चीजें समझ रहे होगे आप। तो वातावरण और जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का प्रसंचरण किसके द्वारा होता है, जीवाणुओं के द्वारा। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है ना, कहाँ पे, जितने राइजोबियम, ये नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और किस रूप में, ये पेड़ पौधे लेते हैं नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो राइजोबियम, आपने अरहर देखा होगा, फल वाले अरहर, जो जड़ वाली जो फसलें होती हैं उसमें राइजोबियम, अरहर में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये उसको क्या करता है, नाइट्रोजन में, नाइट्रेट में, मतलब उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है, ठीक है। तो जीवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का प्रसंचरण किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। जीवमंडल पर ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, आप बताओ। जीवमंडल यही तो है जहाँ जीव रहते हैं, मतलब पृथ्वी, जिसमें जीवमंडल में जल में भी कुछ जीव रहते हैं, उसको बोलते हैं जलमंडल। स्थल पे भी रहते हैं स्थल मंडल, वायु में भी रहते हैं, उसको बोलते हैं वायुमंडल, ठीक है। फिर फलीदार पौधों, जो फलीदार, आपने यदि अरहर और इन सब की फसल देखी होगी तो उसमें ऐसे फलीदार रहता है, इसको छिलना पड़ता है, जैसे मटर वगैरह हो गया। तो फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, ये जीवाणु होता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, भी आपको बताया था ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ताप अधिक बढ़ेगा। जब ताप अधिक, ये जीवाणु होता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, भी आपको बताया था ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ताप अधिक बढ़ेगा। जब ताप अधिक रहेगा तो यहाँ जो हमारी उत्तरी ध्रुव आर्कटिक और अंटार्कटिका जो पाया जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महाद्वीप, यहाँ पे जो जल है वो बर्फ़ के रूप में, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो जब ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बर्फ़ पिघलेगा। जब बर्फ़ पिघलेगा तो इस समुद्रों में जल का स्तर बढ़ेगा, भाई पानी ज़्यादा डालोगे तो जल का स्तर बढ़ेगा, जिससे जो हमारी ये धरातल है, ये धरातल क्या होगा, डूब जाएगा। जैसे आपका ये मुंबई, गोवा, ये सब जो तट हैं, जब समुद्र का जल बढ़ेगा तो क्या होगा, मुंबई डूब नहीं जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग से जीवन के अस्तित्व को खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन से उत्तरदायी, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा है, बहिर्मंडल, या जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, EXO, एक्सोस्फीयर, ठीक है, बहिर्मंडल। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में हल्का कंकड़ीली पथरीली टाइप का मिलता है, ठीक है, कंकड़ीली पथरीली टाइप की जो मिट्टी होती है उसी को लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। अब जैसे जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, क्या नाम है, कर्नाटका वगैरह में, तो वहाँ मोस्टली आपको लेटेराइट टाइप की मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ भी ऐसे सीढ़ी नुमा खेती करके, अब भाई पहाड़ का वो है तो उसको करेंगे तो हल्की मिट्टी कैसी होगी, कंकड़ीली पथरीली नहीं होगी। तो लेटेराइट मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। और जो कपास होता है जिससे सूती वस्त्र बनाया जाता है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, कौन सी, काली मिट्टी। और इसी काली मिट्टी की
जो जल ग्रहण क्षमता वो सबसे अधिक होती है काली मिट्टी की। ओके, तो ये हो गया, ये मोस्टली आपके महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है वन अनुसंधान संस्थान। वन वाला देखो यहाँ पे मिल गया, वन अनुसंधान कहाँ पे, देहरादून में है। लेकिन वनस्पति वाला कहाँ है? वन मतलब फॉरेस्ट, जंगल, लेकिन वनस्पति मतलब तो वनस्पति होती, पेड़ पौधे कुछ भी वो वनस्पति के अंतर्गत आएंगे। तो ये कहाँ पे, वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। ये कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में इसके अलावा बॉटैनिकल वाला भी है, साथ ही औषधि वाला भी है, औषधि अनुसंधान, विष अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है? लखनऊ में। लेकिन जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो वाला कहाँ पे है? देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। ब्लैक होल आपने मोस्टली सुना होगा, ब्लैक होल में सब कुछ जाके समा जाता है ना। इसकी खोज की थी एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने एक चंद्रशेखर सीमा दिया था। इन्होंने बताया कि वहाँ सूर्य के द्रव्यमान के 1.6 से यदि किसी तारे का द्रव्यमान है से अधिक, तो वो क्या हो जाएगा? एक दिन ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दिन उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि 1.6 द्रव्यमान से कम है तब वो ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा, उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। इसी सीमा को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा, और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था फिजिक्स का। चंद्रशेखर को, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए, चंद्रशेखर सीमा के लिए। तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ओके, क्वेश्चन नंबर, वायुमंडल किस परत में तापमान समान रहता है? स्ट्रेटो। स्ट्रेटो समझ में आ रहा है? स्ट्रेट मतलब नियत रहना, ठीक है। इसको बोलते हैं समताप मंडल। इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही। ओके, क्वेश्चन नंबर, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के द्वारा। जो प्रकाश है इसकी कई क्रियाएं होती हैं। जैसे ये कोई धरातल है, आप खुद ऐसे, आपको क्यों दिखता है कोई चीज़? आपको कोई चीज़ इसलिए दिखता है क्योंकि जब कोई प्रकाश यहाँ पड़ता है और पड़ के टकरा के जब ये वापस आता है और आपकी आंखों पे चमक, प्रदीप्त उत्पन्न करता है, सेंसेशन जिसको बोलते हैं, तो क्या बनाता है? इसका प्रतिबिंब बनाता है। तो ये आया, इसको बोलते हैं आपतित, ठीक है। इसको क्या बोले? आपतित। और आ करके टकरा करके वापस जाना, इसको बोलते हैं परावर्तित। तो आप परावर्तित होना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? मान लीजिए कुछ है जिसमें नहीं टकराया वापस ऐसे, तो यहाँ आया एक उपमंडल से, अब टकरा के यदि ये वाला विरल है, जैसे वायु, कौन सा? ये मान लो वायु है, और यदि जल में आप देख रहे हो तो जल क्या है? सघन होता है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो यहाँ से आई और विरल से सघन माध्यम में जा रही, ये सीधे ऐसे लाइन हो, इसको तो ऐसे निकल जाना चाहिए ना, ऐसे आके ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे सीधे ना निकल करके या तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर भाग जाती है। यदि ये सघन माध्यम है तब तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, विरल है तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। इसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन। और परावर्तन क्या है? टकरा के वापस उसी माध्यम में वापस जाना, ये परावर्तन है। ये दो क्रिया आप समझ में आ रहा होगा आपको। अपवर्तन में जितने भी डिस्प्लेसमेंट वाली, डिस्प्लेसमेंट देखो, टकरा के नज़दीक आई या दूर भाग गई, कहीं ना कहीं स्थान में परिवर्तन हो रहा है ना। तो तारों का टिमटिमाना, तारे जब टिमटिमाते हैं ऐसे ऐसे, तारों का टिमटिमाना, ये क्या है? अपवर्तन की घटना है कि नहीं यहाँ पे? या किसी जब कील को हम पानी में डाल देते हैं तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी क्या है? अपवर्तन की घटना है। कौन सी घटना है? अपवर्तन की घटना है। अब ये अपवर्तन वाला आप समझ गए होंगे, अभी मिलेगा वहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ फिजिक्स का। इसके बाद जितनी चमक वाली चीज़ें, वहाँ पे परावर्तन की क्रिया होती है। परावर्तन, जो टकरा के वापस जाती है ना, टकरा के वापस जाती है, वहाँ चमक वाली, जैसे हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मिग मरीचिका दिखना, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। परावर्तन की घटना वहाँ पे होती है। इतनी दो चीज़ें आप जानो अभी। विकिरणन क्या होता है कि किसी से टकरा के और वो छितरा जाए ढेर सारा ऐसे। तो आप बताओ, वायुमंडल में ढेर सारी गैसेज होती हैं, जल वाष्प होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं। जब इनसे प्रकाश आता है और टकरा के ये बिखर जाता है तो कुछ गैसों को ये अब्जॉर्व कर लेते हैं। मतलब इस प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर से, विबग्योर आपको शायद आप पढ़े होंगे, विबग्योर से ये 7 रंग होते हैं।
ये छितरा जाते हैं और जो नीला रंग है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, तो इसीलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई, जल भी इसी कारण से नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और जो ये ओजोन परत में छेद हो रही है, ये ओजोन परत में छेद होने की वजह से परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, जिससे बहुत सारी रोग हो जा रही हैं। तो इसके जागरूकता के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, सॉरी जून नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। गोबर गैस में कौन सी गैस, मीथेन। जितनी भी दलदल वाली स्थानें वहाँ मीथेन गैस निकलेगी। अभी मान लो जो गाय भैंस गोबर करती है उसमें भी क्या होगा, कौन सी गैस, मीथेन। ये जो धान का खेत होता है वो भी दलदली होता है, पानी रहता है उसमें भी कौन सा होता है, मीथेन गैस। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, आपको बताया। किसी भी कार्यतंत्र में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, प्रोड्यूसर की। आप यहाँ पे उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, इस उपभोक्ता में उत्पादक, उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। अब उत्पादक क्या होते हैं, जितने पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो उत्पादक हैं। देखो पेड़ पौधे क्या किसी को जाते हैं खाने, नहीं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए उत्पादक है। बाकी सारे जीव जंतु इन पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, वो क्या हो, उपभोक्ता, खाने वाले हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं, जो केवल पेड़ पौधे साग सब्जी खाते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे आपका गाजर कौन खाता है, खरगोश, जो कीड़े होते हैं ये सभी घास वास खाते हैं ना, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब इनको जो खाते हैं उनको द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं, जैसे मेढक वगैरह हो गए जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं ना, इनको द्वितीयक उपभोक्ता। तो एक प्रकार से खाद्य जाल बनता है खाने पीने वाला। इस खाद्य जाल में केवल 10% हिस्सा ही एनर्जी जाती है, कितनी, 10% हिस्सा। जैसे यदि खाने में इस पेड़ के पास 100 जूल है ऊर्जा, तो आपको कितना मिलेगा, इसको पूरा खाओगे तो आपको केवल 10 जूल मिलेगा। यदि कोई आपको खा ले तो उसको केवल 1 जूल मिलेगा, मतलब केवल 10वां हिस्सा ही पहुंच पाता है खाद्य जाल में, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोड्यूसर की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या सबसे अधिक होती है। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या, गुरुत्वाकर्षण के कारण, आपको बताया गया था गुरुत्वाकर्षण के कारण। जो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केवल 6 भाग होता है। यदि आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो के आप हो, तो चंद्रमा पर यदि आप गए तो 6वां हिस्सा हो जाएगा, मतलब वहाँ का आपका वजन केवल कितना होगा, 10 किलो, आप हल्के हो जाओगे एकदम, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, ओके। और अंतरिक्ष में लोग ऐसे उड़ते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, 0 होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पौधे नाइट्रोजन कैसे ग्रहण करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, पेड़ पौधों की कटाई के लिए, इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये आपका चिपको आंदोलन हो गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जंगल से फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट कहाँ, भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। मौसम को प्रभावित करने वाले, मौसम कैसे कैसे प्रभावित होता है, तापमान अधिक हो, वायु अधिक हो ना, वर्षा, इन्हीं 3 चीज़ों पे मौसम प्रभावित होता है। सबसे अधिक मौसम कहाँ प्रभावित होता है, किससे, चक्रवातों से। और चक्रवात को बैरोमीटर, आपने नाम सुना होगा, बैरोमीटर, इस बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है, बैरोमीटर से। यदि दाब ऐसे, बैरोमीटर का ताप धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब है तापमान, इसका मतलब है मौसम क्या होने वाली है, स्वच्छ होने वाली है, ठीक है। यदि ये धीरे धीरे गिर रहा है, इसका मतलब है वर्षा होने वाली है, बारिश होने वाली है। यदि अचानक से नीचे गिर जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से गिर जाए, तब इसका मतलब तूफान आने वाला है, तो तूफान या चक्रवात। तो आपका ये जो चक्रवात है सबसे अधिक मौसम को प्रभावित करता है। अभी आपने अम्फान, हुदहुद, ये सारे चक्रवात के बारे में सुना होगा ना, इसमें वर्षा भी खूब होती है और वायु बहुत तेज़ी से
तेज गति से, तो जिस इसके सामने जो कुछ भी आता है इसको उड़ा ले जाता है, ठीक है, तहस नहस कर देता है। तो चक्रवात सबसे ज़्यादा मौसम को प्रभावित करने वाला कारक होता है। अब अगला प्रश्न देखिए आ गया, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? ओजोन करती है। और इस ओजोन को मापने की इकाई क्या है? डाबसन। जैसे ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसीबल होती है ना, डेसीबल। ये ध्वनि को मापने की इकाई होती है, डेसीबल कहा गया है। तो अगला आपका प्रश्न ये हो गया कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता? 16 सितंबर को। और ये एक प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में, 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से ही संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से ही संबंधित है। ओके, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताया 16 सितंबर। ये ओजोन वाला है जो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, समताप मंडल में होता है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। फिर विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। वानिकी मतलब जो पेड़ पौधे लगाना, ये सब करना, ये वानिकी कहलाता है। तो विश्व वानिकी दिवस क्या है? ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको बताया ये जो फ्रिज होता है, टेलीविजन होता है, इन सब में एसी होता है, इन सब में ये पाया जाता है। रेडियो तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ बहती हैं? आयन मंडल में। आपको बताया था ना, रेडियो तरंगे कहाँ होती हैं? आयन मंडल से टकरा के वापस आती हैं। तो जितने उपग्रह वगैरह भी वैसे होते हैं दूरसंचार, ये आयन मंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। फिर प्रकाश तरंगों को मापने की इकाई क्या? प्रकाश तरंग। जो प्रकाश आती है इसमें कितने वो होती हैं? 7 कलर होते हैं, विबग्योर, ठीक है। तो ये जो तरंगे हैं इनकी मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम होती है। तरंग दैर्घ्य जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो इसको एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। तो प्रकाश तरंगों के मापने की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। उसके बाद है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ होता है? आयन मंडल में होता है। वहाँ क्या होते हैं? आयन के रूप में बहुत सारी गैसेज रहती हैं, ठीक है। वहीं टकरा के रेडियो तरंगे या दूरसंचार तरंगे वापस आती हैं। फिर भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। आपको बताया था। ब्रह्मांड में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? हाइड्रोजन। सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक डाला जाता है ना खेतों में कि ताकि कीट मर जाएं, तो उसको बोलते हैं डीडीटी। डीडीटी ये एक कीटनाशी होता है। फिर अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है? अम्लीय मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण ये ऐसा होता है। फिर ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में, देखिए, या स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्षारीय मृदा, जो लवणीय मृदा होती है वहाँ पे जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनको हैलोफाइट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में डेल्टा बनता है ना, डेल्टा बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है। और यहाँ पे सुंदर वन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुंदर वन पाया जाता है। और सुंदर वन नाम क्या? क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम का वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी सुंदर वन है, ठीक है। सुंदरी नामक वृक्ष होता है वहाँ पे। तो ये डेल्टा के पास यहाँ पे क्या है? सुंदर वन हो गया। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के जो समुद्र तट होते हैं वहाँ पे नारियल के पेड़ पौधे होते हैं ना, नारियल के ज़्यादा पेड़ लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की जो क्षारीय मृदा में जो वनस्पतियाँ उगती हैं उनको बोलते हैं हैलोफाइट। उनको क्या बोला जाता है? हैलोफाइट बोला जाता है। और जो मरुस्थल में उगते हैं, जैसे आपने देखा होगा कटीले कांटों वाले जो पेड़ पौधे होते हैं जिसको फर्न बोलते हैं ना, फर्न चुभ जाता था, या पहले लोग कानों में लगाते थे, ऐसे फलीदार गद्दी टाइप का होता था फर्न, ठीक है। तो ये जो फर्न होते थे, ये सब जो उगने वाले इस प्रकार के जो पौधे हैं उनको जेरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेरोफाइट बोलते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जेरोफाइट कहा जाता है। जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब हम लोग, कोयला, ये सब क्या परंपरागत हैं, जो हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं, ये परंपरागत। और गैर परंपरागत कौन हो गए? जो अभी तक यूज नहीं कर रहे थे, अब यूज कर रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा, आजकल सौर पैनल लग रहा है ना, पहले तो नहीं होता था।
तो सौर ऊर्जा ये सब क्या है, सौर विकिरण ये सब गैर परंपरागत। वायु वाला आपने पवन ऊर्जा का नाम सुना होगा ना, पवन ऊर्जा, तो ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है या नवीकरण ये भी बोल सकते हैं। नए हैं ना अभी ये, पहले तो ये सब तो यूज होता नहीं था, पहले तो कोयला वैला ही यूज होता था, कोयला पेट्रोल डीजल। अब नई नई चीज़ें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत की जगह पे गैर परंपरागत स्रोत आ रहे हैं। ठीक, फिर संचार उपग्रह किस मंडल में स्थित होते हैं, आयन मंडल, आपको बताया था आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी हो गई। अब कुछ बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे यदि वायु में श्वसन तंत्र, जैसे दमा बीमारी, ये सांस से संबंधित होता है। ब्रांकाइटिस ये भी सांस फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ठीक है, आंखों में जलन, ये सब क्या है, वायु प्रदूषण, वायु में प्रदूषण की कमी से ऐसा होता है। यदि जल में प्रदूषण हो जाए, जैसे पारा, पेचिस का नाम आपने सुना होगा ना, पेचिस, दस्त होना या हैजा होना, ठीक है, या टाइफाइड होना या हेपेटाइटिस होना। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जल प्रदूषण के कारण ही होते हैं। ये सब क्या है, जल प्रदूषण के कारण होते हैं। और पीलिया भी, ये सब इसी का कारण है, जल में प्रदूषण की। और आजकल शुद्ध जल ठीक से मिल नहीं रहा, तो पीलिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, हैजा, दस्त, पेचिस। इसके अलावा कुछ जल में किसकी मात्रा अधिक हो जाने से कौन कौन सा रोग हो जाता है, जैसे पारा यदि अधिक हो गया तो मिनी माटा रोग हो जाता है। क्या, मिनी माटा रोग हो जाता है। पारा की अधिकता से जल में मिनी माटा रोग हो जाता है। कैडमियम होता है, जो आपने नाभिकीय संलयन, जो नाभिकीय ऊर्जा, जहाँ से नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा जहाँ से उत्पन्न की जाती है, उसमें कैडमियम और बोरान की छड़ों का प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नियंत्रक के रूप में। तो कैडमियम यदि जल में मिल गया तो उसे इटाई रोग हो जाता है। कौन सा, इटाई। तो पूछ सकता है कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, इटाई रोग हो जाता है। ओके, इसके अलावा फ्लोरोसिस, यदि फ्लोराइड जल में अधिक है तो फ्लोरोसिस मतलब आपका दांत खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओके, फ्लोरोसिस जो आपका रोग होता है वो फ्लोराइड की, जल में फ्लोराइड की मात्रा होने से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। यदि नाइट्रेट अधिक हो गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें शरीर ऐसे नीला पड़ जाता है बच्चों का, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ये रोग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ब्लैक फुट, यदि आर्सेनिक, आपने नाम सुना होगा आर्सेनिक, यदि आर्सेनिक की मात्रा जल में अधिक हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, ब्लैक फुट हो जाता है, ब्लैक फुट रोग हो जाता है, ब्लैक फुट। तो इतनी सारी चीज़ें आप जाने। क्या क्या, पारा की होने से मिनी माटा रोग, पारा, फिर कैडमियम से इटाई रोग, फ्लोराइड से केकाल फ्लोरोसिस होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम और आर्सेनिक से ब्लैक फुट। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और ध्वनि अधिक होने से आपका सर दर्द होगा, बीपी हाई हो जाएगी, सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए लीड लगा के हमेशा देखने से क्या होता है, धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सारी चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आती, ये सारी बीमारियां ध्वनि प्रदूषण से होती हैं। अम्ल वर्षा भी आपको बताया, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा से ये H2SO4 बना देता है। और जैव विविधता क्या होता है कि किसी क्षेत्र में जितने अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं वही जैव विविधता है। इसके अलावा कुछ जीव जंतु धीरे धीरे इनके शिकार से और इनकी संख्या घटती जा रही है ना, आप देख रहे होंगे बहुत सारे जीव नष्ट होते जा रहे हैं। तो इन संकटापन्न जीवों को रेड डेटा लिस्ट या रेड डाटा बुक में इनका जिक्र होता है। तो ये पूछा जाता है, तो जितने भी जो विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त वनस्पतियां और जीव हैं उनका कहाँ पे रिकॉर्ड रहता है, रेड डाटा बुक में रहता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानें। और कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा, जैसे वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण आया था अधिनियम, पर्यावरण
वर्ण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। वन्य जीव कब आया था? 1980 के आसपास। इसको देखते हैं तो पर्यावरण संरक्षण 1986, वन संरक्षण 1972। उसके बाद हाथी वाला आया था, सॉरी बाघ वाला पहले आया था 1973 में, बाघ संरक्षण अधिनियम। इसके अलावा हाथी आया था 1992 में हाथी वाला आया था। तो बाघ परियोजना 1973 में आई थी, फिर हाथी परियोजना 1992 में आई थी। इसके अलावा आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में मैंने बता दिया। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए कौन कौन से कारक हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें प्रभावी गैसें जो है इसका कारण है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगला हमारा टॉपिक पर्यावरण संबंधित इतनी सारी चीज़ें, अब इसको आपको पढ़ना है। ठीक है। आपके रेलवे के पॉइंट है तो बहुत लंबा चैप्टर होता है ये सब, लेकिन आपके लिए बस इतना सफिशिएंट है। आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लो, आपके लिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप इसका रिवीजन करते रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगले जो आपका टेस्ट पेपर 10 है उस पर करेंगे। 9 तक आपका हो गया है और अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।